और भी कई देशों में कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है। आप देख रहे हैं PR न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ भारत की प्रथम दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर रमेश के गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरह से स्टार्ट हो गया पूरे विश्व के साथ साथ अपने देश में भी कोरोना महामारी फैली हुई है, इसको लेकर कुछ तथ्य हमारे सामने पेश करेंगे और उसके साथ ही कोरोना जैसी महामारी को लेकर आपको किस तरह से बचाव करने हैं और उसके लिए हमारे देश की रिसर्च किस तरीके से रिसर्च कर रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं गोयल जी, नमस्कार। सर, जैसा कि हमारा सवाल था, कोरोना महामारी में इस वक्त अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव है। रिसर्च के क्षेत्र में भी लोग कार्य कर रहे हैं। आपका और आपके संस्थान का नाम काफी है अपने देश में। कोरोना संकट के बीच में आप लोगों ने क्या खास और नए कदम उठाए हैं? सर, जैसा कि हमारा सवाल था, हमारी दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी भारत की पहली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर 2 साल पहले हमने इनोवेशन एंड इंक्यूबेटर सेंटर शुरू किया था, जिसका पर्पस था कि नए नए स्टार्टअप बने। तो 16 स्टार्टअप बने थे और उनमें से 4 स्टार्टअप कुछ ऐसे निकले जिसका डायरेक्ट रेलेवेंस कोरोना से हो गया। पहला एक ब्रिस्कोश कंपनी थी स्टार्टअप, उसने HOCl बेस्ड यानी एक नॉन अल्कोहल बेस्ड डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटाइजर बनाया था, जो बहुत ही नॉन टॉक्सिक, नो कोरोजन, नॉट टू मेनी केमिकल्स और इको फ्रेंडली था। इसका असर यह हुआ कि अब जब ये कोरोना शुरू हुआ तो DRDO, द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ही 5000 लीटर हमसे परचेज किया इस कंपनी से। और हालांकि DRDO भी, उनके भी कोई मेंटर्स थे जिन्होंने बताया था, उसकी वजह से भी हुआ। पर कहने का मतलब यह है कि आज जैसे टनल की बात जब आती है, टनल बनाने की, तो उसमें कोरोजन की और अन्य प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस केमिकल से उसकी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस हमको रिपोर्ट्स ये भी मिली कि ये कोरोना के सामने इफेक्टिव है। ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट निकली और अदरवाइज भी हमारे कैंपस में भी इसको यूज किया जा रहा है। दूसरी, इसी के बेस पर हैंड सैनिटाइजर्स भी बन रहे हैं। और एक और कंपनी थी जो स्टार्टअप बनी हमारी, उसने हॉलीकॉन कंपनी, उसने करीब 15 यूनिट हैंड सैनिटाइजर्स, 15,000 यूनिट हैंड सैनिटाइजर्स के डिस्ट्रीब्यूट किए और वेस्ट बंगाल में निकले हैं। एक दिल्ली पोल्यूशन के लिए जाना जाता था, तो उस समय इवॉल्व फार्मा, एक हमारे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया जिसमें मास्क बना रहे थे। उस समय ये कुछ अंदाज नहीं था कि ऐसी जरूरत आन पड़ेगी, जो कोरोना की वजह से मास्क की जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग तरह के मास्क भी ये कंपनी बना रही है और दे रही है। और एक छोटा सा प्रयास और भी जारी है कि हम लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी बनाए। तो ये जो चल रहा है, ये तो रही स्टार्टअप्स की। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी नोन है फॉर द हर्बल ड्रग रिसर्च, प्लांट बेस्ड नई दवाएं बनाना। मार्च के महीने में ही जब ये कोरोना शुरू हो रहा था, उस समय हम गए और हमने शुरू किया कि हर्बल से हम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में गए थे। हमारे चांसलर श्री अनिल बैजल जी ने हमें बोला था कि इनको एक्सप्लोर करिए, जो हम करते आ रहे थे दूसरी बीमारियों के लिए। वहां पर हमने 6 प्लांट आइडेंटिफाई किए और जैसे जैसे कोरोना की रिपोर्ट, कोरोना को जैसे जैसे हम समझने लगे, तो उसमें कौन सी हर्बल्स, प्लांट बेस्ड ड्रग्स ज्यादा इफेक्टिव रहेंगी, उसके अलग अलग लिटरेचर बेस्ड एक मॉलिक्यूलर डॉकिंग होती है, उसके बेस में हमने 2 प्लांट्स को आइडेंटिफाई किया है। और आशा करते हैं कि हम इसमें थोड़ा आगे वाले समय में आगे बढ़ें।
इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी क्लिनिकल रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल भी जो फेज 1 के जो होते हैं वो हमारे यहाँ होते हैं, उसका सेंटर भी है। उसके नाते और एक फार्माकोलॉजिस्ट होने के नाते इस बीमारी के संबंध में हम कई जानकारी दे सकते हैं। और जो थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या क्लिनिकल फार्मेसी की जो बात करते हैं वो पूर्ण रूप से हम करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी और थेराप्यूटिक्स। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी, योगा और स्पोर्ट्स साइंसेज भी हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में घर बैठे कैसे योगा हो, कौन कौन सी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज कर सकें, इसकी जानकारी भी चारों तरफ हमने दी थी। हमने जितना भी जिस सर्कल से ट्राई किया, प्रयास किया कि हम इसके लिए हम बता सकें। तो इस तरह से रूटीनली जैसे आर्टिकल लिखना, एक नई लिटरेचर का विश्व फॉरेन जर्नल्स में भी पेपर भेजना वो चालू रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन, वेबिनार, ये जो आम अधिकतर सभी करते आ रहे हैं वो भी हमारे चालू हैं। और ऑनलाइन और एकेडमिक्स, ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्जाम वो भी एक तरह से चल रहा है। तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी का। श्योर, जिस तरह से आपने बताया कि लो कॉस्ट वेंटिलेटर आपके तरफ से कुछ ऐसे डेवलप किए जा रहे हैं, तो ये लो कॉस्ट जो वेंटिलेटर है ये किस तरह से वर्क करेंगे, और ये रिसर्च सेंटर और या और भी क्वारंटाइन सेंटर या जिस भी हॉस्पिटल्स वगैरह में ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किस तरह से वर्क करेंगे? ऐसा है कि क्योंकि ये स्टार्टअप्स हमने प्रमोट कर रहे थे, तो एक स्टार्टअप ने ये आइडिया दिया कि हम लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी बना सकते हैं। और वेंटिलेटर्स ऐसा है कि अचानक इसकी जरूरत आई है, लेकिन साथ में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हर पेशेंट को वेंटिलेटर देना पड़े, ये भी जरूरी नहीं। तो जो वेंटिलेटर्स हैं एक मेडिकल डिवाइस है एक तरह से। तो हमने बताया था कि इसमें हमको इमीडिएटली ये चीज नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी होने के नाते ये एक प्रयास रहेगा। अभी इसमें हमारी कोई सक्सेस नहीं है। जो 3 में जो सक्सेस आई है वो अच्छी सक्सेस है। एक और भी था कि इंडिया में हमने करीब 8 महीने पहले प्रोटीन ड्रिंक भी बनाया था जो किडनी के पेशेंट्स के लिए था। तो इस तरह से ये एक प्रायोरिटी में हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी बायोटेक बेस्ड प्रोडक्ट्स और भविष्य में इवन दी मेडिकल डिवाइसेस भी बनाए। तो सर, मेरा दूसरा सवाल हमारे ऑडियंस के तौर से और कई लोगों के ये सवाल था जो मैं भी और हमारे ऑडियंस भी जानना चाहते हैं। कोरोना अपने आप में एक अनोखी बीमारी है। दुनिया में अलग अलग देशों में इसकी वैक्सीन को लेकर रिसर्च कर रही हैं। इसको लेकर अपने देश में क्या अपडेट है और कहां तक हम अपने प्रयासों में आगे बढ़े हैं? वेल, ये बहुत ही एक तरह से सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। ये सेंसिटिव इसलिए कि अगर हम बोल दें कि यस, इस वैक्सीन कुछ ही महीनों में आ रही है या कुछ ही दिनों में आ रही है या कुछ ही वर्ष, 1-8 साल के अंदर ही आ जाएगी, ये शायद अतिशयोक्ति हो सकती है, लेकिन इससे गलत मैसेज आ सकता है। इसी तरह से हम अगर बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं आएगी, कुछ ऐसी रिपोर्ट भी बोलते हैं कि अब ये तो बरसों में भी नहीं आएगी, वो बात भी गलत है। तो ऐसे ही देखने जाओ तो ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखने जाऊंगा। अगर हम वैसे वैक्सीन की बात करें तो एक ये बात तो सही है कि इसमें काफी समय लगता है, मास पब्लिक में आने में वर्षों लगते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। और उसका डिले का जो सबसे बड़ा कारण होता है रेगुलेटरी प्रोसेसेस, क्योंकि जब वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो एक हेल्दी पेशेंट, हेल्दी इंडिविजुअल को दी जाती है, ये बीमार को नहीं दी जाती है। तो उस सेंस में हम कहें कि ये दवा ले लीजिए, आपको ये वैक्सीन दे देते हैं और आपको नहीं होगा, अगर ये इनइफेक्टिव रही तो गलत होगा, अगर इसके कुछ विपरीत असर हुए तो भी गलत होगा। मुझे अब तक याद है, मैं तो बच्चा था उस टाइम पर, शायद 10-12 साल का था। मुझे अब तक याद है, मुझे चेचक का टीका, स्मॉल पॉक्स का टीका
टीका लगाया था और जी, मुझे हाँ, स्मॉल पॉक्स हुई। अब आप इमेजिन करिए कि कोरोना की कोई वैक्सीन दे देता है और उसी को कोरोना हो जाता है और उसकी ना कहे कि मौत हो जाती है, तो वो कंपनी तो उसको तो तुरंत फेस करना पड़ेगा कोर्ट केस। तो इसलिए कोरोना की वैक्सीन बन सकती है, लैब में बनना एक चीज है, लैब में बनने के बाद में उसके क्लिनिकल ट्रायल को पास होते हुए जाना। तो दुनिया भर में जो भी, जैसे हमारे यहाँ है CDSCO, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो बोलते हैं, वो परमिशन दे देता है। अब अधिकतर एक मान्यता है कि यही लोग बहुत समय लगाते हैं। अब अगर उन्होंने दे दी परमिशन, और परमिशन का मतलब है कि आपने ये देख लिया है कि जो एनिमल्स में, जैसे अभी मंकीज का ट्रायल आया है, उसमें सही निकली है, सेफ है, 100% इफेक्ट करेगी। हालांकि कभी भी कोई भी दवा ना 100% इफेक्टिव हो सकती है, ना 0% साइड इफेक्ट्स के बिना हो सकती है। एट गिवन टाइम कोई भी दवा ले लीजिए, तो उसमें कौन सा मापदंड लगाना कि नहीं इतने % हम अलाउ कर सकते हैं, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हालांकि दूसरी साइड ये होती है कि ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत ज्यादा अपने नखरे दिखाते हैं या ब्यूरोक्रेसी दिखाते हैं, लेकिन उनकी भी एक जिम्मेदारी होती है। अब आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे हमारा इंडिया हो, या कोई और US की एजेंसी हो, या यूरोपियन यूनियन की हो, इसमें अच्छा रिलैक्सेशन दे रही है। जैसे आज अगर किसी ने एप्लीकेशन की होता है, यानी अगर मैं बोलूं 5-6 महीने पहले हालत ये थी कि कोई भी एप्लीकेशन दोगे कुछ महीने तो लगेंगे उसको अप्रूवल आने में। अभी क्या है, वो महीने दिन में बदल गए हैं कि कुछ ही दिनों में आपको अप्रूवल दे दी जाएगी, कुछ एकदम इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी और आपको अप्रूवल दिया जाएगा। मैं भी एक सदस्य हूँ उसमें, एक जो ड्रग कंट्रोल्स के। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू है जो हमको समझना होता है। तो इसलिए ना, हालांकि अब ये गवर्नमेंट का प्रयास है कि नहीं जितना जल्दी हो सके आप परमिशन दो, जो भी इवेल्युएट करना है आप करिए, लेकिन जो कुछ समय लगना है वो लगना ही है। तो इस ढंग से वैक्सीन आएगी, हो सकता है जल्दी भी आए। नहीं आने का दूसरा कारण ये था कि नया वायरस, नया एक वैक्सीन बनाने के लिए उस वायरस का खाली सीक्वेंस जानना जरूरी नहीं है, उसका क्या बिहेवियर होगा ये भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, जैसा कि यहाँ पे मैं आपकी छोटी सी बात काटना चाहूंगा। जिस तरीके से ये नहीं बताइए। कोरोना वायरस एक नया वायरस है, इसी तरह से हमारे देश में और भी कई सारे ऐसे वायरस, ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं जिनके लिए आज अपना देश पा चुका है। तो क्या इसमें कोरोना वायरस को लेकर क्या ये ऐसी महामारी है जिसकी निजात पाने के लिए, यानी कि कोई वैक्सीन या दवा बनाने में क्या कुछ ज्यादा समय लग सकता है? नहीं, यही मैं बता रहा हूं कि समय जो लगता है लैब स्केल में बनाने में शायद समय कम लगे और हमारा भारत सक्षम है, लेकिन उसके बाद जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उसमें समय लग सकता है और किस स्टेज पर फेल हो ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये एक ऑफ हैंड बोल देना कि नहीं 6 महीने में आ जाएगी या ये है, वो गलत है। क्योंकि फेज 1 एक नई दवा के लिए 15 साल का समय होता था, वो घट के हालांकि 12 साल हुआ और चाइना ने कुछ ऐसे रूट बताए थे और उसमें फिर वो पूरे US में भी एक्सेप्ट हुए, 3 साल में भी नई दवा आ गई। लेकिन 3 साल तो है ही, तो कहने का मतलब है कि थोड़ा समय लगता है, पर इमरजेंसी में कुछ निर्णय लिए जाते हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होते हैं, रेगुलेटर की तरफ से भी होता है और सिचुएशन को देख के किए जाते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी है। और भारत सक्षम है क्योंकि मैं आपको बताऊं 1796 में 1796 the Edward Jenner gave the first vaccine and in 1802 वो उसकी टेस्टिंग इंडिया में हुई थी, पैराप केस में उस टाइम पे उसमें भी हुई टेस्टिंग हुई थी और उपयोग में आई। डॉक्टर हैफकिन को बॉम्बे बुलाया गया और प्लेग और जब कॉलेरा चल रहा था तो हैफकिन इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा बॉम्बे ग्रांड मेडिकल कॉलेज में, वहां से हमारे वो जो
जॉन हॉपकिंस तो थे ही, लेकिन उसके बाद में हमारे यहाँ कई संस्थान खुले, कई इंडस्ट्रीज खुली। तो भारत सक्षम तो है। और अगर आप पूछ रहे हैं कि आज का स्टेटस क्या है, तो स्टेटस में ऐसा है कि करीब 6 कंपनियां इसमें लगी हुई हैं। जाइडस कैडिला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल इवेंट्स, बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स एंड माइमवैक्स, ये 6 कंपनियां लगी हुई हैं। इसके साथ में आईसीएमआर और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सपोर्टेड, ये बायोटेक, ये भारत बायोटेक तो है ही, उसके अलावा थिस्टी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पूना, वो भी लगी हुई है। तो प्रयास पूरे जारी हैं, लेकिन जो मामला है वो है ही। और इसके अलावा हमको compete करना है दुनिया से भी। अब दुनिया में जैसे भारत विदेशी कंपनियां लग गई हैं, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में भी हमारा कोलैबोरेशन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अलावा तो कोशिश तो पूरी की पूरी जारी है इसकी। मैं आपको बताऊं तो ये वैक्सीन की जो बंदरों में जो किस जैसे किया गया है, ये रिपोर्ट अभी गई है, शायद न्यूज पर भी रिले हुआ है, न्यूज चैनल ने बताया था कि 9 मंकीज को, जिसको कुछ भी नहीं दिया गया था, उनको क्या हुआ, और जिनको दिया गया उसमें बॉडीज बन गई, और दोबारा जब किया तो असर नहीं हुआ, यानी कोई कोरोना डेवलप नहीं हुआ। पर एक मंकी को थोड़ी प्रॉब्लम आई थी या दूसरी। अब ये तो 12 पे हुआ है ना अभी। अब यही चीज ह्यूमन बीइंग में, जिसको बोलते हैं फेज 1 में टेस्ट की जाएगी। अब आप समझिए कि फेज 1 12 पेशेंट यानी 12 हेल्दी इंडिविजुअल्स को लिया होगा। सबसे पहला इश्यू आएगा कि एथिकल इश्यू। हर कोई भी ट्रायल होता है, एथिक्स कमेटी होती है, तो वो बोलेगी कि नहीं हम रिस्क। अब फिर उसके बाद में चलो एथिक्स कमेटी ने अलाउ कर दिया। अब पेशेंट जो अब जैसे मुझे कोई हेल्दी वॉलंटियर हो, उसको बोले कि भाई आपको इतना $1000 भी मिल जाएगा, लेकिन आप इस वैक्सीन का टेस्ट करने दो, तो नियम से बताया जाता है कि शायद आपको कोरोना हो जाए। अब वो शायद को वो कितना एक्सेप्ट करेगा, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पेशेंट रिक्रूट कोई इतना आसान नहीं होता है इन चीजों में। तो कोरोना जिसमें कि विद इन 10 days इतना बढ़ जाता है इसका असर कि मौत तक हो जाती है, अगर उसकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ी तो ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना कि तुरंत की तुरंत रिक्रूट हो जाएंगे, वॉलंटियर्स आ जाएंगे, फेज 2 भी आ जाएगा जो फिर 100 में करना पड़ता है, तो ये इसलिए बड़ा चैलेंज। ये एक रूटीन है, कुछ असामान्य, एक मेडिकल हिसाब से ये कोई असामान्य बात नहीं है। पर हाँ, प्रयास जारी है। वैक्सीन मेरा तो ऐसा मानना है कि आएगी अब, लेकिन चैलेंजिंग जी। इसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये कुछ लोग और कुछ साइंटिफिक भी ऐसा कहते हैं कि ये वायरस हमारे शरीर या हमारे वातावरण से बहुत जल्दी जाने वाला नहीं है, और इसके लिए हमें, हमारे लिए, हमारे देश के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय है, और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है। यस जी, वायरस एक अलग प्रकृति का वायरस है। ये पहली बात। तो अगर मैं दूसरे वायरस करूं, जैसे एड्स वायरस आया था जो HIV इन्फेक्शन था, उसमें समय लगता, हो सकता है महीनों वर्षों के बाद में वो साइन निकले, ये सभी जानते हैं। पोलियो है, चलो हो गया, उसने नर्व डैमेज करके मसल्स को पैरालाइज कर दिया, तो पैरालिसिस हो गया। अब मौत कम होती थी इसमें, और उसमें भी कुछ समय लगते हैं हर एक में। और जैसे अभी जैसे हर्पीस की बात करें या स्मॉल पॉक्स, चमड़ी को असर कर रहा है। ये पहली बात, तो ये सिस्टमिक इफेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये वायरस वातावरण में रहेगा, जैसे बता रहे हैं। चलो हम पहले एनवायरमेंट की बात करते हैं और फिर शरीर की बात करते हैं। जी, एनवायरमेंट, वाटर बॉर्न डिजीजेस और एयर बॉर्न डिजीजेस, ये एक एयरबॉर्न हो गया एक तरह से, क्योंकि एयरबॉर्न से भी ज्यादा कांटेक्ट टू कांटेक्ट है।
अभी इसको एयरबॉर्न डिजीज भी डिफाइन करना एक प्रश्न है मेरे लिए भी। अगर सपोज ये पता पड़ गया होता जनवरी में, तो क्यों हमारे क्या ट्रंप साहब और हमारे मोदी जी क्या सक्षम नहीं थे करने में, तो इमीडिएटली कुछ ना कुछ करते, पर ये अंदाज ही नहीं था। तो उस समय जब ये बताया गया कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट होता है, तो कहने का मतलब है कि अगर वायरस सपोज एयर में रह गया तो वो ज्यादा रुक सकता है, ये अभी भी बड़ा है, शायद नहीं। क्योंकि जैसे ट्यूबरक्लोसिस है तो बोलते हैं स्नीजिंग होगी, अपने छींका तो उसके ड्रॉपलेट्स हैं, तो ड्रॉपलेट्स की कुछ टाइम लाइन होती है, 10-15 दिन या वो है। तो जहां पर ये चीज, ये सफाई का या इसका ध्यान ना रखा है तो वो फिर से एक्टिव हो जाता है। ये वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वायरस बिना बॉडी के नहीं चल सकता। और अब दूसरी बात करें कि स्वाइन फ्लू हुआ या जैसे प्लेग की, चलो प्लेग को छोड़े, पर जो स्वाइन फ्लू है और जो निपेन वायरस आया था केरला में, इनका बीच का सोर्स और था साथ में, यानी कोई और एनिमल भी है। जैसे इसमें चमगादड़ का कहा जाता है, वो कैरियर होते हैं, इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ज्यादा है, इसमें कोई पर्टिकुलर ऐसा कैरियर नहीं है। जैसे डेंगी है तो डेंगी इज दी मॉस्किटो आ जाते हैं बीच में, वो कैरी करते हैं, वो एकदम सभी को मार नहीं सकते आप। तो वातावरण में रह जाए इसकी संभावना, मुझे ऐसा लगता है, हमने तो ये भी एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही गर्मी आएंगी कम हो जाएगा, पर हुआ नहीं। गुजरात में गर्मियां काफी पड़ रही हैं, इसका असर अभी कम हुआ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वातावरण में रहेगा नहीं, संसार में रहेगा, क्योंकि एकदम इरेडिकेट होने में समय लगेगा। अब बॉडी की बात है, बॉडी में ये एक ऐसा वायरस है जो या तो इम्यूनिटी आ जाएगी, जो हम वो कहते हैं कि 70% ठीक हो जाते हैं, 80% ठीक हो जा रहे हैं, 5 या 10%, एक्चुअली तो 10 से कम है, थोड़ा ही प्लस माइनस है, इंडिया में 10 से 5 से भी कम है। तो वो जो पीरियड है वो इतना शॉर्ट है कि विद इन 10 डेज ये सब चीज हो जाती है। विद इन 7-8 डेज बॉडी में अगर वो उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनी और उसमें पेशेंट को वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुई, तो वो तो तब तक तो आपके हार्ट, लंग, लिवर, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये इसने ऐसे ऑर्गन्स को चुना है जो वाइटल है, जो वर्ल्ड की 5 सबसे ज्यादा मौत के कारण जिन ऑर्गन से होता है उसमें इन्वॉल्व है। इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 5-7 दिन में हो जाए तो अब शरीर में रह जाए ऐसा है नहीं कि ये शरीर में रह जाए और फिर दोबारा कोई स्पिटिंग करने से या वो, या तो पेशेंट खत्म होता है या उसकी बॉडी डेवलप हो गई है और वायरस लग, ये मेरा मानना है। इसलिए ये उस हिसाब से हम देखें तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन उसके साथ ही एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्द हमारे बॉडी या हमारे वातावरण से जाने वाला तो है नहीं, इसके साथ ही इसमें डिपेंड ये भी करता है कि ये वायरस किस उम्र के लोगों के लिए ज्यादा प्रभावित करता है, युवा, बच्चे या सीनियर सिटीजन। वेल, इसका प्रश्न तो बहुत इजी है मेरे लिए बताना, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो भी रिपोर्ट आई है, हमने खुद ही एक पेपर सबमिट किया है। पहले 200 पेशेंट जो खत्म हुए थे, जो हमारे इंडिया में पहली जो 215 मौत हुई थी, somehow we could trace those records because they were published by the ministry also and with the various so हमने उसका एनालिसिस किया तो 50 के अबव 70% होते हैं मेल, वो भी पुरुष। अब आप पूछोगे कि स्त्रियों को क्यों नहीं होता है, तो ये भी एक बिल्कुल क्लियर आंसर है जो मेरे लैंग्वेज में अगर कहूं कि नहीं, ये तो एक कोई बड़ी बात नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है। इन वीमेन ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो प्रोटेक्टिव है, इम्यूनो प्रोटेक्टिव भी है, और हमने 2-3 पेपर भी निकाले जिसमें क्लियर था कि ये प्रोटेक्टिव है। इवन हार्ट अटैक्स वगैरह भी विमेन को आफ्टर मीनोपॉज ज्यादा होते हैं। तो ये जो हमने जो
एनालिसिस किया था उसमें कुछ विमेन जो लेडीज का जो डेथ थी उनमें अधिकतर 55 प्लस होंगी। अगर सपोज 50 है तो हो सकता है उनको मेनोपॉज हो गया और जो ईस्ट्रोजन प्रोटेक्टिव इफेक्ट चला गया हो। तो इसका साइंस बहुत क्लियर है, जो बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा असर है। अब आप कहोगे कि जो एडल्ट्स हैं जो 40 या 25 to 30 है उनमें क्या बिल्कुल नहीं है? नहीं, शायद उनमें इसका इन्फेक्शन आ रहा हो लेकिन उनमें इम्यूनिटी भी तरफ आ जाती है। वो यानी जो न्यूमोनिया से और आगे की स्टेज तक जब पहुंचते हैं तो वो स्टेज में आने में थोड़ी देर लगती होगी, ये मेरा मानना है। और उस हिसाब से ये चलता है। और बच्चों की बात ये है कि बच्चे में इम्यूनिटी, अब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं हो, और प्रेगनेंसी डेफिनेटली चांसेस है कि वो रिस्क पर ज्यादा होती है। तो जिस तरह से आपने बताया कि हाँ महिलाओं में और पुरुषों को लेकर किस तरीके से कोरोना वायरस असर करता है, उसके साथ ही एक सवाल और आ रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस में मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है जबकि रिकवरी रेट बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी इस वायरस को लेकर इतना डर लोगों में क्यों है? अब आप कहेंगे कि रिकवरी रेट ज्यादा है। रिकवरी रेट का मतलब है कि उसको पॉजिटिव यानी इन्फेक्शन लग गया लेकिन उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई। जैसा मैंने बताया आपको कि एक बार अगर इन्फेक्शन यानी आ गया तो वायरस की कुछ खासियत है। वो खासियत ये है कि इसने जो टारगेट चुना है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 ACE2 जिसको बोलते हैं, वो इसका टारगेट है। वो हमारे किडनी, लंग्स, हार्ट और ब्रेन में ज्यादा होता है, उसका रोल ज्यादा है। बनता लिवर भी से भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबकी सब वाइटल ऑर्गन्स है। अब क्या है कि अगर ये इमीडिएटली असर कर रहा होता, हालांकि कर रहा है क्योंकि 7-8 दिन कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं है कोई वायरस जिसमें इमीडिएटली आपको डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें ये जो हम बोल रहे हैं ना रिकवरी यानी ऐसा नहीं है कि किसी को निमोनिया हो गया है और निमोनिया की थोड़ी हाई स्टेज पर है वो पेशेंट जल्दी रिकवर हो रहा है, वो बात नहीं है। इन पॉजिटिव यानी जैसे पहली बार हम जो स्वैब टेस्ट करते हैं, स्वैब टेस्ट में और RT-PCR में लगा कि ये तो असर हो गया, लेकिन वो जो अटैक है, अब अटैक की डेफिनेशन क्या होगी? क्या उसमें सिम्टम्स शुरू हो गए? क्या उसको फीवर और वो आना शुरू हो गया? ऐसे में अगर वो दिन बच जाते हैं, उन दिनों में जब वो अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, खत्म हो जाता है, उसका इम्यूनिटी टाइप आने लगती है और आपने पेशेंट को बचा लिया। सबसे बड़ी बात की ऑन द स्पॉट उसकी कैसे ट्रीटमेंट हो रही है और उसमें क्या वो कंट्रोल कर पाया है। क्या पेशेंट को जब एकदम अचानक जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ, जैसे शुगर की बात, तो ब्लड प्रेशर कम हुआ और उसी टाइम पे किसी ने कैल्शियम का इंजेक्शन देके कर दिया तो बच गया पेशेंट। अगर वो अननोटिस हुआ और होते होते भी आप असर आ गया तो खत्म भी हो सकता है। तो ये चीज इसमें चल रही है। तो इसमें ये क्योंकि ये नया है, डॉक्टर्स को भी एकदम अचानक बता नहीं सकते क्या करना है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो डेथ रिकवरी और ये हो सकती है, तो ये डेथ की और रिकवरी के एक रिलेटिव टर्म है, ये मेरा समझने की बात है। सर जैसा कि हम कुछ सवाल और जहन में आ रहा है और कई लोगों ने ये सवाल पूछा भी है कि क्या कोरोना वैक्सीन बनाने की दिशा में अन्य देशों की अपेक्षा क्या हम भारतीय क्या सबसे आगे नजर आने वाले हैं? देखिए, ये बात कहना यानी स्ट्रेट वे कहना सही नहीं है। जैसे मैंने बताया, इंडिया की अगर बात करें तो वैक्सीन भारत से जो मेरे पास रिकॉर्ड है 81 बिलियन इंडियन रुपीस की वैक्सीन 2018 में एक्सपोर्ट यानी की गई है हमारे यहाँ। इतना यानी 60% सप्लाईज ऑफ
यूनिसेफ की 60% सप्लाई इंडिया से होती है। इसका मतलब भारत वैक्सीन बनाने में लीडर तो है। कई कंपनियां जैसे मैंने बताया वो भी लगी हैं। अब प्रश्न क्या आता है कि ये नोवेल वायरस है, दुनिया भर में इतनी रैंपेंट डेथ है कि यूके यूएस वो एकदम लग गए हैं, इंडिया भी प्रयास कर रहा है। लेकिन जो चैलेंजेस जो हैं, अगर सपोज यूएस में कोई वैक्सीन बनती है, उसका ट्रायल खाली यूएस में हो तो भी सक्सेस नहीं गिना जाएगा, उसका ऑल ओवर वर्ल्ड में करना पड़ेगा। तो इंडिया कर सकता है, कर भी रहा है, लेकिन ये प्रेडिक्ट कर देना कि नहीं हो ही जाएगा या ये है, ये थोड़ा डिफिकल्ट बात है कि ये आगे आ सकता है। पर ये तो एक विश्व संकट है, इसलिए ये खाली इंडिया या देश की बात करें तो वो ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। और दवाओं की बात भी वही आती है, तो उस हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि ये कहना कि इंडिया कर सकता है वो भी गलत है, नहीं कर सकता है वो भी गलत है। कहा कर सकता है पर करेगा ही, आगे जाएगा, ये नहीं कहना चाहिए। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहता था। एक्चुअली में कुछ कमेंट बॉक्स में लाइव में अपने पास कुछ सवाल आ रहे हैं। एक अमेरिका फिल्म इंडस्ट्री ने एक फिल्म बनाई थी कंटेजियन जी, कंटेजियन नाम की एक फिल्म बनाई गई थी अमेरिका में ईयर 2011 में, 2011 में ये फिल्म बनाई गई। इस फिल्म में हूबहू जैसे कि आज की डेट में कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के जो लक्षण बताए जा रहे हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार, उसके बाद 14 दिन का क्वारंटाइन, यदि ऐसे लक्षण पाते हैं तो 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये 2011 में कंटेजियन नाम की एक फिल्म अमेरिका ने बनाई थी। इस फिल्म में हूबहू यही चीज एक्सप्लेन की गई। तो यदि अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री को ये स्क्रिप्ट या ये फिल्म इस तरीके से ये पहले प्रसारित कर चुकी है, तो क्या ये अमेरिका या अन्य कंट्री इसको लेकर क्या आगाह नहीं हो पाए? ऐसा जैसे वुहान की बात आती है और ये समय समय पर उठ रहा है कि वुहान में वायरोलॉजी लैब है और वायरस बनाए जाते हैं। अब ये थोड़ा तो फिक्शन है, पहली बात, ये जो फिल्म आई होगी फिक्शन है। अब ये एक संजोग की बात भी हो सकती है। हाँ, अब संजोग है तो ये एक संजोग ही मैं कहूंगा। हाँ, लेकिन अब जैसे ये बात तो बिल्कुल सही है कि वुहान में आई थी, वुहान में कई केसेस शुरू हो गए थे। अब अमेरिका को ये भी मालूम पड़ा है उनकी CIB या खुफिया एजेंसी से कि वहां पर इस बात को दबा दिया गया था। ये जो दबा दिया गया था वो सबसे खतरनाक बात साबित हुई। उनका शायद इंटेंशन हो या ना हो ये कहना मुश्किल है। लेकिन साथ में अब जैसे कुछ दिन 2 दिन पहले हमारे ट्रंप साहब बोल गए कि क्लोरोक्विन, पहले तो सबसे पहले बोल गए कि 4 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इफेक्टिव दवा है और ये देनी चाहिए। अब जो रिजल्ट आ रहे हैं वो क्लियर बता रहे हैं कि उससे फायदा नहीं, उल्टा शायद नुकसान हुआ है। ये बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट आ रही है। फिर भी 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दे देना कि नहीं मैं ले रहा हूं, कुछ नहीं होता है। मैं 10 साल पहले की बात करूं तो मेरा एक स्टेटमेंट था कि क्लोरोक्विन को अगर इस जमाने में जब ये रेगुलेशंस प्रॉपर हैं, कोई भी शायद इसको कभी अप्रूवल नहीं मिलता। क्लोरोक्विन जो परसों से दवा है, ये टॉक्सिक दवा है थोड़ी, कई चीजें, कई कारण है उसके। अब ये है कि टॉक्सिसिटी 5% है, तो अरे 5% तो हो जाती है, तो 5% इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, वो अब ऐसे में अब ये जो 4 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन अब जब रिजल्ट आ रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद जब ये हमारे यहाँ फरवरी में कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक पत्रकार ने मुझे पूछा था कि भाई इसका कार्डियोवैस्कुलर से क्या रिलेशन है, आपकी तो कार्डियोवैस्कुलर कॉन्फ्रेंस है। ऑनेस्टली मैंने अच्छे ढंग से स्टडी नहीं की थी, पर जब स्टडी की तब पता पड़ता है कि ये तो बहुत कुछ देखने जैसा है, इसमें बहुत कुछ डॉक्टर्स को बताने जैसा है। डॉक्टर्स को भी एक डे टू डे डीप थिंकिंग करनी होगी अगर आपको इसको कंट्रोल लाना है। इसका कंट्रोल देखिए, एक बार वायरस अंदर आ गया बॉडी में,
अब वो 4-5 दिन में वो ये किडनी वगैरह में फैल गया। अब वैक्सीन जो है कोरोना वायरस अंदर आए उससे पहले दी जाती है तो असर करेगी। अब जब ये अंदर आ गया है तो ACE2 एंजाइम है जो उसको मदद करता है अंदर जाने में और फिर मल्टीप्लाई करने में, तो उस तरह की दवा चाहिए। पर अब अंदर चला गया तो उसके लिए तीसरी तरह की दवाई आती है, रेमडेसिविर जो आई है, जो बताते हैं वो असर करेगी। तो इस तरह से एक फेस टू फेस दवाओं की जरूरत हो सकती है। अब क्या है कि अब वो चला गया अंदर तो अचानक साइटोकाइंस बढ़ने लगे, जिसको बोलते हैं IL, सुना होगा IL-6 है या TNF अल्फा है या ये सब जो बॉडी जो बोलते हैं ना कि जो प्रतिकारक शक्तियां हैं वो एकदम बढ़ जाती हैं, वो हमारे लंग्स को भी खत्म करने लगती है। तो उनको दबाने के लिए भी बाहर से कुछ दिया जा सकता है। तो इस तरह से फेज वाइज चीजें, और अब फिर पता पड़ता है कि एंड में जाके थ्रोम्बोसिस होने लगे, स्ट्रोक आने लगे। तो ये जो है उसका अगेन फिजियोलॉजी है, लेकिन इंसिडेंटली ये सभी ACE2 से रिलेटेड है। ये इसको अध्ययन करना जरूरी है जी। तो चूंकि सर बहुत अच्छा लगा आपने कोरोना वायरस से संबंधित जिस तरह से आपने सवालों के जवाब दिए, शायद हमारे सारे दर्शक इन्हीं सारे सवालों के जवाब चाहते थे। उसके साथ ही हमारे कुछ दर्शक ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो फार्मा इंडस्ट्री से हैं। तो चूंकि आप फार्मास्यूटिकल साइंस विश्वविद्यालय के एक वाइस कुलपति जी हैं, सॉरी वो कंफ्यूजन कट जाएगा। नहीं कोई नहीं। तो आपसे हमारे फार्मा इंडस्ट्री के कुछ हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आगे चल के कैरियर में फार्मा इंडस्ट्री को लेकर वो किस तरह से वर्क करें, और उसके साथ ही जिस तरह से वो देखते आए हैं कि पीछे समय में कई तरह से अदर कंट्री के फार्मा इंडस्ट्री का ज्यादा एक्सपोर्टेशन देखा गया है। इस वक्त वो फार्मा इंडस्ट्री को लेकर किस तरह से अपनी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए क्या वर्क कर सकते हैं? भारत की फार्मा इंडस्ट्री ऐसे दुनिया की नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और नंबर 10 इन टर्म्स ऑफ वैल्यू गिनी जाती है, और वो ये सिलसिला लगभग वर्षों से चलता आ रहा है। कंटिन्यूअस इंक्रीज CAGR जो प्रेडिक्टेड है, एज द एक्सपोर्टर, एज द प्रोडक्शन फॉर जेनेरिक्स, सब कुछ बहुत ही काबिले तारीफ है हमारे यहाँ। अब जो चैलेंजेस थे कि नॉवल ड्रग बनाना, नॉवल डिस्कवरीज करना, उसमें थोड़ा पीछे हट माना जाता है और रहा है। और एक जो API, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट होता था, ये 3 चैलेंजेस ये कोरोना था आया उससे पहले भी रहे हैं। अब इनको ही लेके आगे और बढ़ना होगा। दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्री, जैसे कोरोना की वजह से हर इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ असर पड़ा है। फार्मा इंडस्ट्री पे असर यानी कोई नेगेटिव शायद नहीं होगा और ना होगा, लेकिन हाँ ट्रेंड बदलेंगे। फार्मा एक ये आम जनरल पब्लिक के लिए फार्मा मीन्स या तो वो दुकान वाले जो दवाइयां बेच रहे हैं या जो दवाएं बना रहे हैं, दवाएं में भी यानी जो टैबलेट कैप्सूल जो केमिकल बेस बना रहे हैं। और तीसरा इमेज जो मैं मानता हूं और मैं देखता आ रहा हूं पब्लिक का ये होता है कि वो हर्बल ड्रग, आयुर्वेदिक ड्रग्स बनाती होंगी, उनको फार्मा होती है। लेकिन फार्मेसी की अगर बात करें, बायोटेक्नोलॉजी जैसा आपने बताया वैक्सीन का, यस इट इज ए पार्ट ऑफ फार्मेसी। मेडिकल डिवाइस इट इज ए पार्ट ऑफ फार्मेसी, क्योंकि मेडिकल डिवाइस अगर आपको मार्केट में डालनी है आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल से परमिशन लेनी होगी, ड्रग कंट्रोलर। इसके बाद में इवन डायग्नोस्टिक्स जो होता है वो भी फार्मेसी है। अब होता क्या है कि जैसे IITs में इनमें बायोटेक्नोलॉजी डिवीजन है, काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फार्मेसी बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअली फार्मेसी में ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अभी जो दवाएं पिछले कुछ
4-5 साल से देखो तो बायोसिमिलर्स जो बोलते हैं वो आ रहे हैं। उसका चैलेंज लेने के लिए फार्मा एजुकेशन को ये दायरा बढ़ाना होगा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ज्यादा करना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और तभी हम विश्व में डेफिनेटली आगे आ सकते हैं अगर ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो, ना कि जो पब्लिक परसेप्शन है और रेगुलेटर्स यही बोलते रहे कि नहीं बी फार्म को ही सब कुछ करना है, कोई मेडिकल डॉक्टर बीच में नहीं आना चाहिए या कोई इंजीनियर नहीं आना चाहिए या वो है, ये सब बातें हटानी होंगी, ये मेरा मानना है। अगर ये चीज जिस दिन हट गई शायद कोई भी देश हमको कम्पीट नहीं कर पाएगा। चलिए रमेश गोयल जी, आपने जिस तरीके से हमारे चैनल को, हमारे दर्शकों को आपने ये सलाह दी कि कोरोना वायरस को लेकर किस तरीके से आप लोग बचाव करें और हमारा देश इससे संबंधित वैक्सीन को बनाने के लिए कहां तक कारगर साबित होता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।